अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन महमूद और मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। आप आज इस वीडियो लेक्चर में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट को एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस के तहत हल करना सीखेंगे। इस मौजू के तसव्वुरात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप लेक्चर को आखिर तक ज़रूर सुनें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर भी करें। सवाल को हल करने से पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसके फार्मेट या परफार्मे के 5 मुख्तलिफ हिस्सों को आपकी सहूलत के लिए वाज़े किया जाए ताकि सवाल हल करने में आसानी हो। इन 5 हिस्सों को 2 स्लाइड्स में हल किया गया है। आम रूटीन में आप किताब के सफ़ात से देखकर सवाल को साथ साथ हल करते हैं, मगर यहाँ आपकी सहूलत के पेश नज़र एक तरफ सवाल लिखा हुआ होगा और जबकि दूसरी तरफ इसका हल मौजूद होगा ताकि सवाल के हल को बखूबी समझा जा सके। तो आइए इसके पहले हिस्से को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हिस्सा रॉ मटेरियल का होता है। रॉ मटेरियल में सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। इसके 2 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2। रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक होगा उसे हमेशा कॉलम नंबर 2 यानी फाइनल कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद आप परचेजेस को ऐड करते हैं। परचेजेस में कैश और क्रेडिट दोनों शामिल होंगी। कैश और क्रेडिट परचेज में से आप परचेज रिटर्न माइनस करेंगे और इस तरह अगर आपको कोई अलाउंस वगैरह मिला हुआ तो वो भी इसमें से माइनस करना, और इसके साथ साथ अगर आपको डिस्काउंट मिला है परचेज पर तो वो भी माइनस करेंगे। जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास नेट परचेजेज आएंगी जो कि कैश और क्रेडिट होंगी। इसमें आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस से मुराद ऐसे एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक परचेज से हो। इनमें आमतौर पे लोडिंग अनलोडिंग होता है। अगर आप दूसरे मुल्क से रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो आपको कस्टम वगैरह ड्यूटी वगैरह पे करनी पड़ेगी, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फ्रेट इन, कैरेज इन, ये सारे इसके डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये आप नेट परचेज के बाद लिखेंगे। इन तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास रॉ मटेरियल की कॉस्ट अवेलेबल होगी जो आप यूज़ कर सकेंगे। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट बनेगी रॉ मटेरियल की जो कि यूज़ कंसीडर की जाएगी। इसके बाद दूसरे हिस्से पर बात करते हैं जिसे हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहते हैं। इसमें आम तौर पर लिखा होता है वेजेस पेड टू वर्कर, वो उसको आप कॉलम नंबर 2 में लिखेंगे और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ में ऐड करेंगे तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट की जो इक्वेशन है वो यहाँ मैंने शो भी कर दी है, वो इक्वल टू है डायरेक्ट मटेरियल यूज प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके तीसरे हिस्से की तरफ जो कि फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है। यहाँ पर आपको कॉलम नंबर 1 और 2 नजर आ रहे हैं। कॉलम नंबर 1 में हम फैक्ट्री ओवरहेड के एक्चुअल एक्सपेंसेस को लिखते हैं, उन्हें प्लस करके कॉलम नंबर 2 में लेके जाते हैं। आपकी सहूलत के पेश नज़र एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस की मैंने लिस्ट यहाँ पर शो कर दी है, वो देख सकते हैं आप। कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है, इनडायरेक्ट लेबर पेड है, सुपरविजन, फैक्ट्री रेंट, रिपेयर्स टू फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड फैक्ट्री बिल्डिंग, पावर हीट एंड लाइट, टूल एक्सपेंसेस, ऑयल एंड लुब्रिकेंट यूज्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीनरी एंड फैक्ट्री सप्लाईज। इस तरह के सारे आपके एक्सपेंसेस आपको मुख्तलिफ सवालों में मिलेंगे, वो तो आप यहाँ पर इनको तरतीब से लिख दीजिएगा। इन सब को जब प्लस करेंगे तो आपके पास बनेगी टोटल एक्चुअल फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इन्हें हम जब प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो आपकी ये टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस कहलाएंगे। टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस की इक्वेशन भी यहाँ पर मैंने शो कर दी है जो कि डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस एक्चुअल फैक्ट्री कॉस्ट, इन सब को जब प्लस करेंगे तो आपके ये टोटल फैक्ट्री एक्सपेंसेस होंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके चौथे हिस्से की तरफ जो कि वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। इसमें सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल होगा, लेबर होगा और फैक्ट्री ओवरहेड होगा। इसे आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो हेडिंग बनेगी वो कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन होगी। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे। यहाँ पे भी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल होगा, लेबर होगा और FOH होगा। क्लोजिंग स्टॉक को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ जो कि फिनिश गुड्स कहलाता है। इसमें भी ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स को जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एट
एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड आएगा। ये कंप्लीट परफॉर्मा था आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हल करना चाहते हैं तो इस परफॉर्मे को अच्छे तरीके से याद करें और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जो जो चीज़ें आएंगी उनको इनकी जगह पर लिखते जाएंगे और प्लस माइनस करते जाएंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ जो कि इनकम स्टेटमेंट वाला पोर्शन कहलाता है। इसमें सबसे पहले आप सेल्स लिखेंगे। सेल्स में से अगर आपको क्वेश्चन में सेल रिटर्न दी हुई है और सेल रिटर्न अलाउंस दिया हुआ है या रिटर्न इनवर्स दिए हैं तो वो माइनस करेंगे तो आपके वो नेट सेल्स होंगी। यहाँ पे भी नेट सेल का मतलब कैश और क्रेडिट सेल्स हैं जिसमें से सेल रिटर्न एंड अलाउंसेस माइनस कर दिए गए हैं। इसके बाद हम नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट को माइनस करेंगे तो आपके पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर आपकी सेल्स ज़्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम है तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और इसके मुकाबले में अगर आपकी सेल्स कम है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की अमाउंट ज़्यादा है तो फिर ग्रॉस लॉस आएगा। इस बात को इंशाल्लाह क्वेश्चन में समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस में इनकर हो रहे होते हैं। इन एक्सपेंसेस का ताल्लुक प्रोडक्शन से बिल्कुल नहीं होता, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। जबकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पढ़े थे। डायरेक्ट एक्सपेंस तो आपके परचेज से रिलेट होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लेकिन ये ऐसे एक्सपेंस है जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से बिल्कुल भी नहीं है, जिनमें सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, जनरल एक्सपेंसेस हैं, फ्रेट आउटवर्ड, इस तरह की चीज़ें हैं। और अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है तो फिर इन एक्सपेंसेस को इनमें ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर आपको ग्रॉस लॉस हुआ है तो उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद आपके पास नेट लॉस होगा। ये था आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो कि आने वाले सवाल में हम हल करेंगे। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इन्वेंट्रीज या स्टॉक दिए गए हुए हैं। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 22,000 का दिया हुआ है, वर्क इन प्रोसेस का 17,500 रुपीज़ दिया हुआ है, इसी तरह फिनिश गुड्स का 15,500 रुपीज़ दिया हुआ है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग में मैंने अपनी सहूलत के लिए या आपको समझाने के लिए उसकी जगह भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के हवाले से यहाँ मेंशन कर दी है कि इसको ऐड करना है या माइनस करना है और किस पोर्शन में करना है। रॉ मटेरियल का है तो रॉ मटेरियल के पोर्शन में ऐड कर देंगे। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस के हवाले से वर्क इन प्रोसेस के ओपनिंग स्टॉक को वर्क इन प्रोसेस वाले पोर्शन में ऐड कर देंगे, और इसी तरह फिनिश गुड्स के स्टॉक को फिनिश गुड्स वाले पोर्शन में ऐड करेंगे। ये जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा आपका रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का, फिनिश गुड्स का, ये हमेशा ऐड होगा अपनी अपनी जगहों पर। इसके मुकाबले में क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का, उसे हम लेस कर देंगे रॉ मटेरियल वाले पोर्शन में से। वर्क इन प्रोसेस के 16,000 के स्टॉक को हम वर्क इन प्रोसेस वाले पोर्शन में से लेस कर देंगे, और 19,700 रुपीज़ के स्टॉक को हम फिनिश गुड्स के पोर्शन में से लेस कर देंगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम दूसरे बैलेंसेस की तरफ। तो अकाउंट नेम में रॉ मटेरियल परचेज है, ये मटेरियल पोर्शन में आएगा। कमीशन ऑन सेल्स है, इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से है, इसको वहाँ लिखेंगे। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट लेबर पेड है 2000 की, इसे हम FOH वाले पोर्शन में लिखेंगे। सेल्स सैलरी है, रेंट ऑफिस है, सेल्स डिस्काउंट है, ये सारे इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड आइटम्स हैं तो इनकम स्टेटमेंट में ही लिखे जाएंगे। इसके बाद वेजेस पेड टू लेबर है, इसे हम ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के पोर्शन में डायरेक्ट लेबर वाले पोर्शन में लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, इनडायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है, रेंट ऑफ फैक्ट्री है, इसे हम फैक्ट्री ओवरहेड वाले पोर्शन में लिखेंगे। ये आपका एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड का पोर्शन होगा, वहाँ पे इनको लिखेंगे। कैरेज इन, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका ताल्लुक परचेजेस से है, इसीलिए इसको रॉ मटेरियल के पोर्शन में लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे उसमें। इसके साथ फिर परचेज रिटर्न्स दी हुई हैं, इसे हम परचेज में से माइनस कर देंगे मटेरियल के पोर्शन में से। एडवर्टीजमेंट है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से, इसे इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे। इसी तरह इंटरेस्ट पेड है, इसका ताल्लुक भी इनकम स्टेटमेंट से है, इसे हम इनकम स्टेटमेंट के पोर्शन में लिखेंगे। क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक तरीके से हल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप परफॉर्मे को अच्छे तरीके से याद करें, और फिर आप जब सवाल बुक्स में रीड कर रहे हो तो उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन करें। क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि कौन सा आइटम कौन सी जगह पर लिखा जाएगा। आइए सवाल को हल करने की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर डाटा रॉ मटेरियल पोर्शन के हवाले से दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर के हवाले से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बिज़नेस का नाम लिखेंगे,
फिर जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम स्टेटमेंट बना रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं वो लिखेंगे, और कौन से पीरियड के लिए बना रहे हैं वो लिखेंगे आप। हम यहाँ पीरियड हमें दिया गया था 31 दिसंबर 2018। तो ये 3 लाइनें लाजमी आपने हर क्वेश्चन में लिखनी है जब भी आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल वाले पोर्शन से शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक आपके पास था 25,600 रुपये का, इसे कॉलम नंबर 2 में लिखा। उसके बाद जो रॉ मटेरियल परचेज था 10,200 रुपये का, उसको कॉलम नंबर 1 में लिखा। इसमें से परचेज रिटर्न 200 की माइनस की। इस क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन परचेज मौजूद नहीं है, इसलिए वो माइनस नहीं हुआ। तो आपकी जो नेट कैश एंड क्रेडिट परचेज होंगी वो 10,000 की होंगी। अब इसमें हम इसमें जो फ्रेट अदा किया गया वो 3,500 का ऐड कर देंगे। तो आपके पास जो नेट अमाउंट बनेगी इन तीनों को प्लस करने से कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ के हवाले से वो 39,100 रुपीज़ बनेगी। इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाएगी जो कि 17,100 रुपी है। इसके बाद हम डायरेक्ट लेबर वाले पोर्शन को देखेंगे। यहाँ पर वेजेस पेड टू वर्कर्स आएंगी 27,000 की। इसे जब ऐड करेंगे तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। प्राइम कॉस्ट की इक्वेशन फिर मैं दोहरा देता हूँ। डायरेक्ट मटेरियल यूज़ की अमाउंट में डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी जो लेबर आपने पे की है 27,000 की, उसको ऐड किया तो ये आपकी प्राइम कॉस्ट बन गई। इसके बाद हम बढ़ते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ, डाटा रिलेटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके तीसरे हिस्से को हल करते हैं जो कि फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा कहलाता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस थे वो लिखेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल यूज वो लिखी। इसी तरह इनडायरेक्ट लेबर अमाउंट जो पे किया वो लिखी है। फैक्ट्री रेंट लिखा है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लिखा है। इन सब को जब प्लस किया तो जो आपके टोटल एक्चुअल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस थे वो 19,850 रुपीज़ थे। इसे जब आप प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे तो आपकी जो अमाउंट बनेगी 63,950 रुपीज़ बनेगी। इसमें अब हम चौथे हिस्से को ऐड करेंगे जो कि वर्क इन प्रोसेस कहलाता है। वर्क इन प्रोसेस में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक को जब ऐड किया तो कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन आपकी बनी 81,450 रुपीज़। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का जब आपने माइनस किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड या मैन्युफैक्चर्ड आ गई जो कि 65,450 रुपीज़ बनती है। पांचवें हिस्से पर बात करेंगे जिसमें सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे फिनिश गुड्स के। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगी जो कि 80,950 रुपीज़ है। इसमें से आप फिनिश गुड्स के क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री एक्सपेंसिव जो कि बनती है 61,250 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए दोनों हिस्सों को इकट्ठा कर दिया गया है। रॉ मटेरियल के बाद लेबर को ऐड किया, लेबर के बाद फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया, फिर वर्क इन प्रोसेस को नेट किया, फिनिश गुड्स को नेट किया, तो ये बनी है आपके पास। ये थी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। इसके बाद हम बढ़ते हैं इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड जो डाटा उसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी सबसे पहले आप बिजनेस का नाम लिखेंगे। इनकम स्टेटमेंट हम बनाने जा रहे हैं वो लिखेंगे उसका नाम, और वो हमारा पीरियड है 31 दिसंबर 2018 वो मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स की अमाउंट है 59,000। इसमें से सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे तो आपकी नेट सेल्स आएंगी 56,600। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे जो कि आपकी अमाउंट बन रही है 61,250। अब यहाँ पे एक बात नोट कीजिए, आपकी सेल की अमाउंट कम है जबकि आपकी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है चीज़ों की वो ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास ये ग्रॉस लॉस आएगा। आपको ग्रॉस लॉस हो गया 4,750 रुपीज़ का। अब इसमें जो बाकी एक्सपेंसेस हैं, सेल्स रेंट फैक्ट्री हो गया, ये सारे अब इसमें ऐड हो जाएंगे। देखते हैं जी, रेंट ऑफ ऑफिस, सेल्स, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कमीशन ऑन से, इंटरेस्ट, इन सब को प्लस किया तो आपके जो फर्दर एक्सपेंस हुए हैं टोटल वो 12,550 रुपीज़ के हुए हैं। आपको पहले ही 4,750 रुपये का लॉस हो गया। फर्दर लॉस 12,550 रुपीज़ का एक्सपेंस की मद में हो गया। तो आपका जो नेट लॉस जो बना इस सारी ट्रांजैक्शन का
पूरे साल के हवाले से वो 17,300 रुपीज़ बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और इनकम स्टेटमेंट के हवाले से ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई बात क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में इसका इजहार करें, मैं इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूँगा। फिर वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।